Dear students, from today onwards, we will be starting with the grammatical portion of your DLED syllabus. So the topic for today is ELT. What works, what doesn't. ELT here stands for English Language Teaching, and the focus will be on grammar. Learning objectives. Upon completion of this topic, you will be able to answer the following questions. What is grammar? Why is it important? What are the two main types of grammar? And how to teach grammar. To begin with, what is grammar? Grammar is a set of rules which helps us to understand a language. ग्रामर के बिना हमारे पास सिर्फ वर्ड्स, शब्द, वोकैबुलरी रह जाती है. ग्रामर के रूल्स से हम सेंटेंस पैटर्न्स बनाते हैं और इससे फिर हम बोल पाते हैं. Once the sentences are there, only then we are able to speak correctly, and while those who are listening to us, they can comprehend meaningfully. ग्रामर की मदद से हम सही प्रकार से वाक्य बना पाते हैं और वाक्यों के बनाने से हम सही प्रकार से बोल पाते हैं, और जब हम सही प्रकार से बोल पाते हैं तभी हमें सामने वाले जो सुन रहा होता है वो हमें सही प्रकार से समझ पाता है. Grammar is also defined as a meaning making resource. ग्रामर को मीनिंग मेकिंग रिसोर्स भी कहते हैं. ऐसा क्यों? देखिए, राम खेलता है. अगर हमें ग्रामेटिकली ये नहीं पता हो कि S प्लस V प्लस O होगा तो हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे? हम खेलता पहले लिख सकते, खेलता राम है, खेलता है राम. लेकिन हमको कैसे पता चलता है कि सही क्रम क्या है? कैसे हमें उसे वाक्य को लिखना है कि उसका मीनिंग निकल कर आए? तो S प्लस V प्लस O. राम प्लेज विद अ बॉल. सब्जेक्ट S, राम. प्लेज वर्ब, ऑब्जेक्ट बॉल. राम प्लेज विद अ बॉल. अगर हमारे पास सेंटेंस पैटर्न नहीं हो कि हमें S प्लस V प्लस O से वाक्य बनाना, तो फिर राम, प्लेज और बॉल सिर्फ शब्द हैं हमारे पास. सो दैट इज वाई ग्रामर इज ऑल्सो नोन एज अ मीनिंग मेकिंग रिसोर्स. Grammar is of two main types: prescriptive grammar and descriptive grammar. Prescriptive grammar is a set of predefined rules or structures of English language. For example, one never says I is a student, but following prescriptive grammar rules, one says I am a student. The example explains that I will always be followed by am, and this explains the prescriptive grammar. प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर वही है जो हमें टेक्स्ट बुक से हमारे टीचर कक्षाओं में पढ़ाते हैं. दैट इज प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर. क्या होना चाहिए? व्हाट इज द करेक्ट यूसेज ऑफ ग्रामर? कैसे सही प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज को बोला जाना चाहिए? दैट इज प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर, विच इज गिवन इन योर बुक्स, ग्रामर बुक्स, which the teacher teaches in a class. That is prescriptive grammar. Next we come to descriptive grammar. Descriptive grammar defines the rules derived from the spoken English language. For example, prescriptive grammar says that in the simple future tense, I will always be followed by shall. But descriptive grammar goes against it and speakers say I will go, not I shall go. जब हम प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर, करेक्ट ग्रामर जो है उसको फॉलो नहीं करते हुए अपनी सुविधा से इंग्लिश लैंग्वेज के साथ लिबर्टीज लेते हैं, अपना मन मर्जी से कुछ टर्म्स, कुछ
ऐड कर देते हैं, कुछ अडेप्ट कर लेते हैं, कुछ चेंज कर देते हैं, तब हम जो ग्रामर जो बोलते हैं उसको हम डिस्क्रिप्टिव ग्रामर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्लास में जब भी स्टूडेंट को अंदर आना हो और टीचर से पूछना है, तो द आस्किंग सेंटेंस जो परमिशन लेने के लिए होगा वो होगा मे आई कम इन। लेकिन ज्यादातर बच्चे क्या कहते हैं, कैन आई कम इन। तो यहाँ पर मे आई कम इन इज द प्रिस्क्रिप्टिव एग्जाम्पल ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर, बिल्कुल करेक्ट सही यूसेज। एंड कैन आई कम इन, उस बच्चे ने अपने हिसाब से मे की जगह कैन यूज कर लिया। सो दिस इज डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, जो ज्यादातर नॉन नेटिव स्पीकर्स जो होते हैं, जिन देशों में इंग्लिश इज नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज, जैसे हमारा कंट्री, यहाँ पर हिंदी इज द मदर टंग एंड इंग्लिश इज द सेकेंड लैंग्वेज, वहाँ जो ये गलतियाँ होती हैं ग्रामर के यूज में, ऑल दैट ग्रामर जो हम बना लेते हैं अपनी मर्जी से, दैट इज डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। डिस्क्रिप्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर के बीच का डिफरेंस आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाए, इसलिए आई हैव यूज्ड अ कॉमिक स्ट्रिप। यहाँ पर देयर आर टू पर्सन इन द कॉमिक स्ट्रिप। एक ने कहा कि आई हैव रिटन अ बुक ऑन ग्रामर, तो द पीटर्स पब्लिशिंग हाउस से जो द पर्सन इज देयर, उन्होंने कहा कैन आई सी इट। तो जो अब जिन्होंने ग्रामर की बुक लिखी है, शी नोज ऑल द रूल्स, तो वो बोलती है कैन आई सी इट नहीं होगा, मे आई सी इट। तो फिर द पीटर्स पब्लिशिंग हाउस से जो है वो कह रहे हैं नॉट ओनली दैट, यू कैन कीप इट। सो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर एग्जाम्पल इज कैन आई सी इट एंड प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर example is may I see it. I hope now the main types of grammar, they must be clear to you. Why is grammar important? Grammar is important in order to read correctly, that is with proper punctuation, and it is also important for listening and comprehending well. Because if a person is not speaking correctly, then it cannot be comprehended meaningfully. So grammar is important in order to read fluently and correctly, and in order to comprehend correctly, it is needed too. Grammar is needed to speak correctly, and at the same time in writing also grammatically it should be correct in order to be accepted, so that the quality of your writing is good. You have to be grammatically correct, and for that also grammar is needed. Here I have used pictorial representation of why grammar is important. It says, no matter how good is your vocabulary, you will not be able to generate a meaningful and interesting content if your grammar is not good. As you can see, there is a mother and a girl child, and the mother is asking the girl child, have you eaten, my child? क्या तुमने खाना खाया मेरी बच्ची? In the second one, again there is a mother and a son, and the mother is yelling, or rather shouting, have you eaten, my child? And the comma is missing there, which means क्या तुमने मेरा बच्चा खाया? So you can imagine what importance a comma has, punctuation has. Below the picture it's written, save a life, use a comma. That is, use grammar correctly in order to be understood correctly, in order to speak correctly, in order to read correctly, and in order to write correctly. There are a number of methods of teaching grammar, but
The approaches are two: inductive versus deductive. In the inductive approach, we first present the structure, or we can say the grammatical concept, explain it and practice it. In the deductive approach, we first explain the concept, then we give the examples and then practice. The last part of both the approaches is the same, only the first two steps they vary. Inductive approach, say for example, if you want to teach about nouns, so what you will do is, you will first, in the class only, you may ask, what is your name? Any student from the class. And when the student gets up and tells me name, then you can go ahead and ask, where do you live? Then again a name of the city. So on you can say ki the noun, then you can come up with the concept that noun is the name of a person, place, animal, thing. That is, first you ask the questions. That is, you are making the students understand the concept first without defining it. नाउन क्या है ये बताने से पहले आप उनको उदाहरण से समझा देते हैं. उसके बाद में फिर यू टेल देम द डेफिनेशन ऑफ नाउन एंड देन यू गिव देम प्रैक्टिस ड्रिल्स. डिडक्टिव अप्रोच में आप पहले ही क्लास में जाकर बता देंगे कि नाउन क्या है. उसके बाद आप उस परिभाषा को उनको समझाने के लिए फिर उदाहरण देंगे. आपकी राम नाउन है, आगरा एक जगह का नाम है, वो नाउन है. ताजमहल एक चीज का नाम है. मैंगो इज अ फ्रूट नेम. तो डिडक्टिव अप्रोच में हम पहले परिभाषा देते हैं, फिर एग्जाम्पल देते हैं, फिर प्रैक्टिस करवाते हैं. और इंडक्टिव अप्रोच में हम पहले ही बच्चों को एग्जाम्पल्स उनकी जो लाइफ में हैं या जो उन्होंने देखे हैं उनसे उनको कोरिलेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद हम बताते हैं कि ये सारी जो चीज़ें या आपने देखी हैं, ये यू हैव एक्सपीरियंस, दे कम अंडर नाउन. So these are the two main approaches of teaching grammar. The topic for today was ELT. Today, what works, what doesn't. So what works? ग्रामर टीचिंग में क्या चीज़ें काम में आती हैं? What works? क्या हमारे लिए हेल्पफुल रहती हैं इन ग्रामर टीचिंग? हम यहाँ वो डिस्कस करेंगे. टीचिंग ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट वेयर एवर पॉसिबल. ग्रामर को आप जब भी पढ़ाएं, उनके जीवन में घटित घटनाओं से जोड़कर पढ़ाएं. टेक्स्ट बुक से ग्रामर नहीं पढ़ाएं. कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है आप उन्हें कोई कहानी दीजिए, कोई कविता दीजिए, कोई गाना दीजिए, कोई रियल लाइफ सिचुएशन दीजिए. क्लासरूम को ही एक आप कह सकते हैं कि एक एनवायरनमेंट बना लीजिए, लेकिन आप टेक्स्ट बुक से ग्रामर नहीं पढ़ाएं. कहने का मतलब ये है कि ग्रामर को उनकी लाइफ से जोड़कर पढ़ाएं. इससे ये होता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मिलती है ग्रामर को समझने की, बाय यूजिंग इट इन देयर ओन लाइफ. और जैसे जैसे वो अभ्यास करेंगे, इस निरंतर अभ्यास से वो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट उनकी लाइफ में उतर जाएगा और फिर वो कभी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करेंगे. Allowing enough opportunities for practice, because successful grammar implementation occurs over time and across varied contexts. आप सोचे कि आप उनको एक ही दिन में ग्रामर पढ़ा देंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल. ग्रामर के लिए आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी होती है और ग्रामर को समय देना पड़ता है, तब जाकर वो उसको ठीक से यूज कर पाता है इन डिफरेंट context the student. Second है including speaking, listening and writing to reinforce grammar concepts, provide text to explore students to a variety of sentence structures. कहने का मतलब ये है कि जो चारों भाषा के जो कौशल हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर टीचिंग में भी उनको इंटीग्रेट करिए.
कोशिश करिए कि चारों स्किल्स यूज हों इन ग्रामर टीचिंग. टीचिंग रूल one at a time and let the students master it. ग्रामर के नियम इकट्ठे नहीं पढ़ाने हैं. एक दिन में कोई एक ही रूल पढ़ाइए और जब बच्चों की उस पर मास्टरी हो जाए, वो उसे ठीक से यूज करने लगे, उस कॉन्सेप्ट को समझने लगे, उसके बाद आप दूसरे रूल पर जाइए. सो दिस इज इट. अलाउइंग इनफ अपॉर्चुनिटीज, ये वही प्रैक्टिस वाली बात है. जितना अभ्यास करेंगे वो उतना ही ज़्यादा परफेक्टली दे कैन understand the grammatical concept and use grammar well in their life. Teaching only those rules which are simple, finding application in day-to-day language use and which do not have too many exceptions. देखिए यहाँ आपका रोल आता है बहुत इम्पोर्टेंट. एज अ टीचर आपको पता होना चाहिए कि कौन से ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो उस बच्चे की लाइफ में डेली यूज़ हो रहे हैं और जिसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस ना हो ग्रामेटिकल रूल में. ऐसे रूल्स पर ज़्यादा फोकस करिए, ऐसे रूल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए. कुछ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स बहुत ही टिपिकल और डिफ़िकल्ट होते हैं, वो आपको नहीं लेने हैं क्योंकि हमारे परिषदीय स्कूल के बच्चों का एक्सपोजर टू द सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश बहुत कम है. इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए आप ग्रामर के वे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएं जो वो डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सके और जो उनकी लाइफ में काम आए. ऐसे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स पर आप ज़्यादा काम करें, ऐसे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए उनको दें. अब हम आते हैं कि हमें ग्रामर टीचिंग में, वाइल टीचिंग ग्रामर, हमको क्या नहीं करना चाहिए. व्हाट डजंट वर्क, हमारे लिए क्या ऐसा है जो काम नहीं करेगा ग्रामर टीचिंग में. पहला है नेवर टीच ग्रामर इन आइसोलेशन. कहने का मतलब ये है ग्रामर को रियल लाइफ सिचुएशन से हटाकर मत पढ़ाइए. मतलब आप ग्रामर को टेक्स्ट बुक अप्रोच से मत पढ़ाइए कि ग्रामर की किताब खोल दी और बस नाउन की डेफिनेशन लिखा दी, फिर नाउन के कुछ उदाहरण लिखा दिए और हो गए. नहीं. आस्क देम, उनको कॉन्टेक्स्ट दीजिए जहां वो नाउन, ऐसे जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी कहानी को क्लास में रीड कराइए, कोई एक पैसेज, और फिर उनसे कहिए कि इसमें से जितने भी नाम हैं, चाहे वो व्यक्ति के हों, चाहे वो जानवर के हों, चाहे वो चीज़ों के हों, चाहे वो जगह के हों, छांटिए, अलग लिखिए. और जब वो ये सारे नाम अलग लिख दें तो फिर आप बताइए कि नाउन क्या है. इट इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग. बजाय इसके कि पहले आपने डेफिनेशन लिख दी ब्लैक बोर्ड पे, फिर उनको कॉपी करने के लिए बोल दिया, फिर उनको याद करने के लिए बोल दिया और फिर उनको एग्जाम्पल दे दिया. नो. सो नेवर टीच ग्रामर इन आइसोलेशन. सेकेंड पॉइंट इज अवॉइड रिलाइंग सोलली ऑन ग्रामर वर्कशीट्स. केवल टेक्स्ट बुक के पीछे दी हुई एक्सरसाइजेज पर्याप्त नहीं है प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए. ग्रामर कोशिश करिए कि उनको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज क्लासरूम में, अपने घर पर, बाहर के एनवायरनमेंट में मिले ग्रामर यूज़ करने के, बजाय कि सिर्फ टेक्स्ट बुक के पीछे दी हुई वही एक्सरसाइजेज आपने करा दी, फिर उसी को फिर दोबारा रिपीट करा दिया एंड सो ऑन. This is not to be done. The assignment for today will be writing your own experiences regarding teaching of grammar. आप ग्रामर के बारे में क्या सोचते हैं? आपका ग्रामर सब्जेक्ट से क्या रिलेशनशिप है? How, whether do you like it, you don't like it, what are the problems you faced when you were taught grammar. जब आपको ग्रामर पढ़ाई गई थी तब आपकी क्या परेशानियां थी, या जब आप एज स्टूडेंट टीचर इंटर्नशिप में ग्रामर पढ़ाते हैं बच्चों को क्लासरूम में तो क्या परेशानियां आपके साथ आती हैं. इन 4 or 5 sentences you please write and submit your experiences about grammar teaching.
as a student and as a student teacher, just in 4 or 5 sentences. This will be the assignment for today's topic. Thank you.